नमस्कार, साफ संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों बादरा आसपास खबरों की ओर। खबरें प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, आज हम राजनीतिक समीक्षा करने वाले हैं दोस्तों सरदार शहर विधानसभा चुनाव की, क्योंकि जो 200 विधानसभाओं में अलग अलग सभी जगह 200 रथ के साथ भाजपा 1 दिसंबर से जो जन आक्रोश यात्रा प्रारंभ करने जा रही है, वो दोस्तों उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। राजस्थान में जो एकमात्र विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है सरदार शहर में, वो क्योंकि वसुंधरा राजे ने दोस्तों अभी तक इस चुनाव से दूरियां बना रखी है और सतीश पूनिया ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना रखा है। दोस्तों, इसके ऊपर विस्तार से हम आपको इसका संपूर्ण समाचार भी बताएंगे और सरदार शहर विधानसभा के कुछ रिकॉर्ड भी आपको हम बताएंगे। उससे पहले दोस्तों मैं लोकल खबरों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। दोस्तों, राजस्थान जाट महासभा का शंकर बाकर को नौर और बादरा का प्रभारी मनोनीत किया गया है। दोस्तों, शंकर बाकर वही जो याद होगा आपको बलवान पूनिया के लिए जो कड़क शब्दों का इस्तेमाल करने वाले भाजपा के स्टार प्रचारक बने हुए हैं वर्तमान में और काफ़ी लोकप्रिय भी दोस्तों सोशल मीडिया में शंकर बाकर हो रहे हैं। उनको नौर बादरा का प्रभारी मनोनीत किया गया और ये प्रदेशाध्यक्ष के निर्देश पर यह नियुक्ति जाट महासभा की गई है और इस नियुक्ति को दोस्तों राजस्थान जाट महासभा के जिला अध्यक्ष रामजस बुल्डक ने नियुक्ति के साथ इसको जारी किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों आज एक बैठक हुई गांधी पार्क में, गांधी पार्क सुधार समिति की, और इस बैठक में सभी सदस्यों ने दोस्तों प्रस्ताव पारित किया, एक ज्ञापन तैयार किया गया और उस ज्ञापन में चाहे वो पार्क की 4 दीवारी हो और चारों पार्क के जो गेट है वो भव्य और शानदार तरीके से बनाए जाने की मांग है और फुहारा आदि ठीक करने, साफ सफाई की व्यवस्थाएं सुचारू करने, समर्सिबल जो कि खराब पड़ा है दोस्तों उसको लेकर, शौचालय की व्यवस्थाओं में सुधार आदि अनेकों दर्जनों दोस्तों जो समस्याएं हैं उनकी मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। और पहले भी जो पार्क सुधार समिति है उसने ज्ञापन दिया था और कुल मिला के 25 लाख रुपए के कार्य भी दोस्तों इसमें सुधार के पार्क में प्रस्तावित है। और इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, नगर पालिका की तरफ से यहाँ पेंशनर समाज के लिए भी शानदार भवन का निर्माण किया जा रहा है और प्रेस क्लब के लिए, मीडिया साथियों के लिए भी ऊपर एक भवन मीडिया कर्मियों के लिए भी बनाया जा रहा है। तो ये इसका निर्माण कार्य तेजी के साथ जारी है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं तो 35 वर्षों की राजकीय सेवा से आज प्राध्यापिका कमला चौधरी सेवानिवृत्त हुई और शानदार विदाई पार्टी भी उनको दी गई। और इस विदाई पार्टी में आज सने भोज का भी आयोजन किया गया था। कमला चौधरी, मैं आपको पूरा परिचय देता चलूं तो ये अंग्रेजी की अध्यापिका शिक्षिका थी दोस्तों। इसके अलावा भारत सैनिक स्कूल में भी अपनी भूमिका वो निभा रही थी। अमरदीप भी स्कूल इनके नाम ही है और दोस्तों इनके वो एक प्रकार से संचालिका भी अब विधिवत रूप से संचालन का कार्यभार वो संभालेगी और अमर सिंह चौधरी की धर्मपत्नी है। और दोस्तों अमर सिंह चौधरी संचालक है इन स्कूल संस्थाओं के, शिक्षण संस्थान के, और उनके संबंधी जो कि नौहर में भाजपा के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं और वर्तमान में भाजपा की टिकट भी मांग रहे हैं। काशीराम गोदारा उनके संबंधी है और वो भी यहाँ आए हुए थे। एसपी सिंह बढ़िया भी यहाँ मुख्य रूप से शिरकत किए हुए हमें दिखाई दिया। अनेक नेताओं के साथ कस्बे के अनेकों गणमान्य जनों ने इस विदाई पार्टी में भाग लिया और उनको शुभकामनाएं दी। उनके आगामी भविष्य के बारे में, कार्यक्रम के बारे में, उनका व्यस्ततम जीवन रहे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसी की शुभकामनाओं के साथ सभी ने उनको बहुत बहुत बधाइयाँ दी। और इसके साथ दोस्तों मैं अन्य खबरों की ओर आपका आकर्षण करूं। LBS स्कूल में आज एक बहुत शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया दोस्तों। बादरा विधानसभा तहसील क्षेत्र के जितने भी खिलाड़ी थे, एक 27वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता जो
पीलीबंगा में आयोजित की गई थी। उसमें श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को, खिलाड़ियों को, गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडल, कांस्य मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। एलवीएस स्कूल बादरा के प्रांगण में एक भव्य सम्मान समारोह के साथ। और संस्था के संस्थापक कालूराम गोस्वामी ने दोस्तों सभी बच्चों को मेडल पहनाकर, समृति चिन्ह देकर और मिठाइयाँ खिलाकर सभी खिलाड़ियों का स्वागत इस अवसर पर किया गया। और इसमें पूरे कस्बा क्षेत्र में एक विजयी जुलूस भी ढोल नगाड़ों के साथ निकाला गया। और दोस्तों रंग गुलाल के साथ सभी खिलाड़ी, विद्यार्थियों ने जश्न मनाया। और 14 वर्षीय जूडो में गोल्ड मेडल जीतने वाली राजनंदनी, 17 वर्षीय रेसलिंग में दोस्तों गोल्ड मेडल जीतने वाली गरिमा और संध्या, इसके अलावा 17 वर्षीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गोल्ड जीतने वाले नितिन, और बास्केटबॉल की पूरी टीम ने गोल्ड मेडल जीता, वो पूरी टीम। और कुल मिला के 39 मेडल जीतकर लौटे बादरा के इन धुरंधरों का सम्मान किया गया, नन्हे मुन्ने खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। और इसके अलावा दोस्तों शानदार ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें मीडिया की कवरेज भी लगभग बहुत सभी मीडियाकर्मी यहाँ पहुँचे थे। और इसके अलावा दोस्तों भ्रष्टाचार का गड्ढ बनती जा रही नोहर की डीटीओ ऑफिस में एक बार फिर एसीपी की कार्रवाई आज हुई है। और दोस्तों एसीपी की ये कार्रवाई जो है विशेष और स्पेशल टीम थी बीकानेर की, क्योंकि आसपास की टीमों से कहीं ना कहीं सूचनाएं लीक होने का खतरा था। इसलिए जिस पीड़ित शख्स ने ये कार्रवाई करवाई उन्होंने बीकानेर टीम का चयन किया गया और 90,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों इंस्पेक्टर बलवान सहारण को, जो कि अरड़की के हैं, उनको ट्रैप किया गया। और इस कार्रवाई में एसीपी देवेंद्र बिश्नोई के नेतृत्व में गठित टीम ने ये सारी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करें अन्य खबरों की, तो हम बात करेंगे दोस्तों जन आक्रोश अब रैली की, जो कि बादरा में 4 जुलाई को, मैं बताता चलूँ आपको, गोगामेडी से प्रारंभ होगी ये जन आक्रोश रैली। और जो राजस्थान सरकार की तमाम जन विरोधी नीतियां हैं उनको मुख्य रूप से प्रचारित किया जाएगा। और नरेंद्र मोदी की केंद्र की जो सारी तमाम योजनाएं, स्कीम है, उनको जनता के बीच में प्रचारित किया जाएगा, उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो कुल मिला के किसी भी चेहरे को, और दोस्तों इस जन आक्रोश यात्रा में जो रथ के ऊपर एक बैनर, जो प्राय आपने देखा है रथ के ऊपर एक बैनर होता है, उसके नेतृत्व में ये सारी रथ यात्राएं होती है। और जाहिर है भाजपा के वर्तमान में प्रदेशाध्यक्ष है सतीश पूनिया, लेकिन पार्टी में बहुत भारी अंतर्कलह चल रही है दोस्तों, चाहे कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो। कांग्रेस की अंतर्कलह को कल वेणुगोपाल आए थे, उन्होंने गहलोत और सचिन को मिलाकर दूर करने का प्रयास किया था, लेकिन क्या वो दूर हो पाई है? क्या मनों के भेद कम हो पाए हैं? दिखावे के तौर पर, ऊपरी तौर पर मीडिया को दोस्तों ये संदेश दिया गया कि हमारे मतभेद हो सकते हैं लेकिन हमें मनभेद नहीं है। दोस्तों खास बात तो यही है कि मनभेद के चलते ही ये बार बार मतभेद की टकराव जो है वो देखने को आ रहा है। और कमोबश यही चीज़ भाजपा में है दोस्तों। अब मैं सरदार शहर चुनाव की भी समीक्षा प्रारंभ करता हूं। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, सरदार शहर से अभी तक प्रचार प्रसार से वसुंधरा ने क्यों दूरी बना रखी है? क्यों सतीश पूनिया ने अपनी आन बान और शान का सवाल बना रखा है सरदार शहर? क्या सतीश पूनिया अपना उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अशोक पिंचा को यहाँ से जिताकर ले जाने वाले हैं? दोस्तों ये बहुत बड़े सवाल है। और हम बात करेंगे सट्टा मार्केट की भी, हम रियल धरातल पर क्या है और कौन यहाँ से जीतने की संभावनाएं हैं। आज अशोक गहलोत भी दोस्तों, अनिल शर्मा, भंवरलाल शर्मा दिवंगत, जो कि उनके निधन के पश्चात ये सीट जो खाली हुई थी उसके ऊपर उपचुनाव जो हो रहे हैं दोस्तों, उनके समर्थन में आज भारी जनसभा करने पहुंचे और जबरदस्त भीड़ भी उमड़ी। तो क्या होने जा रहा है सरदार शहर में? तो सरदार शहर की हम बात प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले मैं सरदार शहर के बारे में आपको बताऊं तो धुरंधर शख्सियत रही है अब तक
कि 1952 से जब से चुनाव प्रारंभ हुए राजस्थान में, तब से लेकर अब तक, क्योंकि वो दिवंगत आत्मा हो चुकी है भंवरलाल शर्मा दोस्तों, 6 बार विधायक बन चुके हैं भंवरलाल शर्मा। और आपको आश्चर्य होगा कि लगातार 2-2 बार जीतने का 3 बार कारनामा कर चुके हैं। अर्थात वो 6 बार तो जीते, लेकिन 2 बार लगातार जीतने के बाद में 1 बार चुनाव हारे थे, फिर 2 बार जीते, फिर 1 बार चुनाव हारे थे। तो अब वर्तमान में जब वो दिवंगत हुए, पद पर ही उनका निधन हुआ, तब भी वो लगातार ये उनकी दूसरी योजना थी। और अब उनके निधन के पश्चात उनके सुपुत्र अनिल शर्मा को कांग्रेस की टिकट दी गई, और उसके बाद में क्या उनका पलड़ा भारी है दोस्तों, हम विस्तार से अब बात करने जा रहे हैं सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र की। तो मैं सबसे पहले आपको जल्दी से विधानसभा क्षेत्र के जो सरदार शहर के कुछ रिकॉर्ड है उनके बारे में बताऊंगा, और मैं सरदार शहर के बारे में थोड़ी सी मौखिक आपको जानकारी देना चाहूँगा। सरदार शहर तहसील में कुल 94 गांव है दोस्तों, 94 गांव है, और लगभग 700 वर्ष पूर्व ये सरदार शहर गांव जो है वो बसाया गया। और इस शहर का नाम जो है बीकानेर महाराजा सरदार सिंह के नाम से रखा गया था। और 185 वर्ष पुरानी जमर हवेली यहाँ की मुख्य आकर्षण का केंद्र रही है, चाहे वो 150 साल की पुरानी हवेली बुद्धमल दुग्गर हवेली भी क्यों ना हो, वो भी एक देखने लायक यहाँ एक हवेली है। तो इसके अलावा दोस्तों अब मैं बात करूँ सरदार शहर विधानसभा के कुछ रिकॉर्ड की, उससे पहले मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। 1972 से दोस्तों चंदनमल बैद, जो कि तारानगर के लिए आप जानते हैं, धुरंधर तारानगर के लीडर थे, वो 1972 में सरदार शहर में चुनाव लड़े थे। और यहाँ की राजनीति बड़ी कॉमन है दोस्तों। सुजानगढ़ रतनगढ़ जो विधानसभा है वो भी लगभग 2 योजनाओं में सुजानगढ़ में समाहित थी। तो सुजानगढ़, रतनगढ़, तारानगर, सरदार शहर, इन तहसीलों का। और बात करें अगर चूरू की भी, तो दोस्तों कमांड सी राजनीति रही है। जैसे राजेंद्र राठौड़ चूरू से भी चुनाव लड़े हैं, जीते हैं लगातार, तारानगर से भी चुनाव लड़े हैं। और आज सरदार शहर में जो राजेंद्र राठौड़ है, उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, और कई सभाएं अब तक पिंचा के समर्थन में कर चुकी हैं। तो देखते हैं रिजल्ट क्या रहता है। मैं रिकॉर्ड आपको बताऊं, चंदनमल बैद कांग्रेस की टिकट से 1972 से सरदार शहर में चुनाव जीते थे। 32,676 वोट मिले, 67% वोट मिले थे उस समय दोस्तों चंदनमल बैद को, जो कि ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अब तक का सबसे बड़ा मत प्रतिशत जीत का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। उस वक्त दोस्तों नहीं आ पाए थे भंवरलाल शर्मा। और मैं आपको बात करूं 1977 की, तो हजारीमल जनता पार्टी से विधायक बने थे। 1977 में 35,605 वोट लिए उन्होंने, 65.27% वोट लिए थे। और जो चंदनमल बैद की जीत थी वो दोस्तों मत प्रतिशत की नहीं, वो मत अंतर की भी बहुत बड़ी जीत थी। 26,066 वोटों से उस समय 1972 में चंदनमल बैद ने सरदार शहर से जीत दर्ज की थी। और 17,619 वोटों से हजारीमल ने जनता दल के द्वारा चुनाव लड़कर जीत प्राप्त की 1977 में, तो वो भी मत अंतर की एक बड़ी जीत रही। 1980 में मोहनलाल भाजपा की टिकट मिली थी और वो विजयी रहे थे। 21,662 वोट मिले थे, 33% ही ये मात्र वोट थी। और सबसे छोटी सरदार शहर की जीत भी 1980 में मोहनलाल, जो कि भाजपा के उम्मीदवार थे, उनके नाम है। मात्र 234 वोटों से ये विधानसभा का चुनाव जीते थे। और उन्होंने हराया था कांग्रेस के मोहर सिंह को, जो कि 21,428 वोट लिए थे, और 21,662 वोट लिए थे भाजपा के मोहनलाल ने। तो ये बहुत कम अंतर की ये जीत सरदार शहर की रही। और इसके अलावा बात करें 1985 का, तो यहाँ भंवरलाल शर्मा एक बहुत बड़ा नाम अब तक बन चुके थे। और भंवरलाल शर्मा ने लोकदल से पहली बार सरदार शहर से चुनाव लड़ा और 40,755 वोट प्राप्त की। ये 50%
50.0.2% ये मतदान थे। 1863 वोटों की बहुत मामूली जीत दर्ज की थी, लेकिन चंदनमल वैद को उन्होंने हराया था, जो कि सरदार शहर की सबसे बड़ी मत प्रतिशत जीत दर्ज करने वाले बहुत बड़े नेता माने जाते थे। और कांग्रेस की टिकट से चंदनमल वैद उस समय चुनाव लड़े थे। 38,892 वोट चंदनमल वैद को प्राप्त हुए। 47.73% ये वोट थे। और मंगलचंद सैनी निर्दलीय नंबर 3 पर रहे थे, उनको 1000 वोट भी नहीं आए थे। दोस्तों, इसकी अगर बात करें 1990 की, तो 1990 में भंवरलाल शर्मा एक बार फिर जीते और इस बार टिकट थी जनता दल की। पहले लोक दल की थी, इस बार जनता दल की टिकट थी। 31,094 ही वोट ले पाए, मात्र 34.22%। तो 7,477 मत अंतर की ये जीत थी। और रमेश पोटलिया, जो कि सीपीएम के उम्मीदवार थे, वो नंबर 2 पर रहे थे। सरदार शहर में सीपीएम का उम्मीदवार 1990 में नंबर 2 पर था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस की टिकट यहाँ नंबर 3 पर रही थी। भीखम सिंह कांग्रेस के 22,749 वोट लिए, जबकि रमेश पोटलिया सीपीएम के 23,617 वोट लेकर नंबर 2 पर रहे थे। 25-25% दोनों ने लगभग वोट लिए। और निर्दलीय बहादुर सिंह 8882 वोट लेकर 9.77 वोट लिए। तो 1993 की बात करते हैं, अब 3 साल में ही जब वो दोबारा राजस्थान में चुनाव हुए थे। नरेंद्र बुडानिया, जो कि तारनगर से पिछली बार विधायक बने थे, आपको याद होगा, नरेंद्र बुडानिया यहाँ कांग्रेस से विधायक बने सरदार शहर से। तो कितनी कॉमन है तारनगर, सरदार शहर, रतनगढ़ की यहाँ की राजनीति, आप इसको समझिएगा। दोस्तों, बादरा इससे बहुत अलग राजनीति वाला क्षेत्र है। नौहर हमारा पड़ोसी कस्बा भी, दोस्तों, वहाँ से भी आप हरियाणा के भी उम्मीदवार 2 बार लगभग जीते। उनका पहला ही विधायक नौर का अमर सिंह हरियाणा के धुरंधर राजनीतिज्ञ थे। और इसके अलावा बात करें चौटाला परिवार की, तो एक बार फिर चौटाला परिवार ने यहाँ जीत दर्ज की थी नौर से, लेकिन बादरा की राजनीति में ऐसा कदापि नहीं है। और 1993 की बात करें तो नरेंद्र बुडानिया कांग्रेस की टिकट से 53,902 वोट लेने में कामयाब रहे और 50.15% वोट के साथ विधायक बने थे सरदार शहर के। और 4,313 वोट अंतर की ये जीत थी। भंवरलाल शर्मा यहाँ भाजपा की टिकट से चुनाव लड़े और दोस्तों, यहाँ भंवरलाल शर्मा को 49,589 वोट प्राप्त हुए थे, 46.14। और रमेश पोटलिया सीपीएम से नंबर 3 पर रहे, 3528 वोट मात्र उनको मिले थे। तो इसके अलावा हम बात करें 1998 की, तो यहाँ कांग्रेस की टिकट से भंवरलाल एक बार फिर विधायक बने थे। तो कांग्रेस की टिकट यहाँ दोस्तों भंवरलाल शर्मा को मिली। 71,088 वोट भंवरलाल शर्मा ने कांग्रेस की टिकट से यहाँ ले प्राप्त किए और 65.44%, ये बहुत बड़ी जीत भंवरलाल शर्मा ने अर्जित की। और 37,550 अब तक की मत प्रतिशत के अलावा मत अंतर की ये सबसे बड़ी जीत सरदार शहर की मानी जाती है। 1985 में भंवरलाल शर्मा ने जीत प्राप्त की। अशोक पिंचा उस समय भाजपा की टिकट लेकर 33,538 वोट लेने में ही कामयाब हुए थे और ये 30.87% ही था। तो बहुत बड़े मार्जिन से अशोक पिंचा को भंवरलाल शर्मा ने यहाँ हराया था। और 1,64,464 मतदाता इस समय हो चुके थे सरदार शहर में और 1,08,634 लोगों ने जरूर मतदान किया था। ये मतदान 66.62% था। इसके अलावा 2003 की बात कर लेते हैं। भंवरलाल शर्मा एक बार फिर कांग्रेस की टिकट से विधायक बने थे। तो दूसरी बार लगातार 2 बार जीतने का कारनामा भंवरलाल शर्मा कर चुके थे। 54,445 वोट इस बार भंवरलाल शर्मा ने लिए कांग्रेस की टिकट से, 40.78% ये थे और मात्र 2,061 वोटों से ही जीत दर्ज की थी। इस बार अशोक पिंचा ने बहुत ज़बरदस्त टक्कर दी थी 2003 में के चुनाव में
भंवरलाल शर्मा को कांग्रेस की टिकट से जो है भंवरलाल शर्मा जीतने में कामयाब जरूर रहे, लेकिन बहुत मामूली जीत थी। तो 52,384 वोट पिंचा ने लिए 39% वोट, जबकि 40% वोट 54,445 लिए भंवरलाल शर्मा ने। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करें, यहाँ 1,87,708 वोट अब तक सरदार शहर में हो चुके थे। और इसके अलावा अब बात करें 2008 के चुनाव की, तो 2008 के चुनाव में इस बार अशोक पिंचा भाजपा के विधायक बनने में कामयाब रहे थे। 73,902 वोट लिए अशोक पिंचा ने भाजपा की टिकट पर, और ये 48.77% मत थे। 9,774 वोटों से भंवरलाल शर्मा कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़े, उनको हराया अशोक पिंचा ने। इसके अलावा भंवरलाल शर्मा को 64,128 वोट मिले थे, ये 42.32% वोट थे, और 2 लाख वोट क्रॉस कर चुके थे पहली बार 2008 में सरदार शहर से। 2,04,711 मतदाताओं ने भाग लिया और मतदान किया 1,51,539 लोगों ने, और ये 74.3% मतदान था, मैक्सिमम मतदान था, और 9,774 वोटों की ये जीत थी। इसके अलावा 2013 की बात करते हैं। भंवरलाल शर्मा एक बार फिर कांग्रेस की टिकट से यहाँ जीतने में कामयाब रहे। 86,732 वोट लिए, लेकिन मत प्रतिशत उनका इस बार कुछ थोड़ा बढ़ा, 48.21% है, और ये भी 7,057 वोटों की जीत दर्ज की थी। और इसके अलावा अशोक पिंचा ने 79,675 वोट लिए, ये भी 44.28% मत था, अर्थात 4% मत प्रतिशत उनका गिरावट आई। इसकी वजह से पिंचा ने ये चुनाव हारा। और दोस्तों नोटा जी को जो है वो नंबर 3 पर रहा था इस बार, ये सरदार शहर में चर्चा का विषय था। 3,174 वोट नोटा पर पड़े थे, जो कि 1.76% थे सरदार शहर के कुल मतदाताओं के। तो इसके अलावा हम बात करें 2018 के विधानसभा चुनाव की, तो एक बार फिर भंवरलाल शर्मा कांग्रेस की टिकट से जीतने में कामयाब रहे थे, और 86,732 वोट लिए, और माफ़ कीजिएगा 95,228 वोट लिए भंवरलाल शर्मा ने कांग्रेस की टिकट से, ये 46.31% था, अर्थात 2% मतदान में गिरावट आई भंवरलाल शर्मा के इस बार के चुनाव में। और अशोक पिंचा ने 38.4% मत लिए, तो अशोक पिंचा के भी मतदान में गिरावट दर्ज की गई, और अशोक पिंचा ने 78,466 मत लिए, पिछली बार से 1,500 मत कम मिले थे उनको। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ज़बरदस्त टक्कर दिए पिछले 15-20 सालों से अशोक पिंचा ने भंवरलाल शर्मा परिवार को। इस बार क्या होगा 2022 के इस विधानसभा चुनाव में, तो दोस्तों हम आपको बताएं तो इस चुनाव में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक रखी है, वहीं कांग्रेस के आला नेता भी इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए अपने समर्थित उम्मीदवार अनिल शर्मा को जिताने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। बेशक अनिल शर्मा के समर्थन में यहाँ भंवरलाल शर्मा की निधन के पश्चात एक लहर है और एक सिंपैथी मतदाताओं में देखी जा रही है। और आप मीडिया में भी देखते होंगे, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है दोस्तों, पल पल की और हर पल की खबरें आपको सोशल मीडिया में मिल जाती है और हर तरह के विचार कार्यकर्ताओं के भी आपको मिल जाएंगे। 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। मुख्य टक्कर भंवरलाल शर्मा के सुपुत्र अनिल शर्मा और अशोक पिंचा भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बीच में है। और तीसरा जो उम्मीदवार है वो दोस्तों आरएलपी का है, हनुमान बेनीवाल। उनके समर्थन में ज़बरदस्त तरीके से सरदार शहर विधानसभा में जो है अपने पत्ते खोल रहे हैं और गांव-गांव जाकर सभा कर रहे हैं, नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। लेकिन वो मुख्य टक्कर में नहीं है, वो नंबर 3 पर है और बहुत कोसों पीछे है। मुख्य टक्कर सिर्फ 2 ही उम्मीदवार कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि मुख्य टक्कर में भी हार जीत का अंतर कितना बड़ा रह सकता है।
दोस्तों मुकाबला जरूर रोचक और कड़ा बताया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी की बहुत यहाँ सुदृढ़ पोजीशन देखी जा रही है। जिस प्रकार से अशोक गहलोत की सभाएं हुई और भाजपा ने भी अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना रखा है, लेकिन यहाँ अंदरूनी जो गुटबंदियां हैं दोस्तों वो कहीं ना कहीं भारी पड़ती जा रही है। यहाँ सचिन पायलट का किसी प्रकार से यहाँ दखल नहीं है और सचिन पायलट यहाँ चुनाव प्रचार में आए भी नहीं है। उसी प्रकार वसुंधरा राजे भी यहाँ चुनाव प्रचार से दूरी बना रखी है, लेकिन सतीश पूनिया यहाँ बीजेपी की तरफ से पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो राम सिंह कसवा परिवार हो, राहुल कसवा सांसद हो, राजेंद्र राठौड़ हो, अशोक सैनी हो या फिर सतीश पूनिया स्वयं हो, 40 बड़े बड़े भाजपा के नेता यहाँ पूरा अपना दमखम लगा रहे हैं सरदार शहर के विधानसभा के उपचुनाव में। तो क्या नैया पार लंघा पाएंगे भाजपा के उम्मीदवार की? और ये जो उपचुनाव है ये दोस्तों कहीं ना कहीं सेमीफाइनल भी बताया जा रहा है राजस्थान के चुनाव का, लेकिन सेमीफाइनल इसको ना मानकर भी चला जा सकता है, क्योंकि यहाँ अगर कांग्रेस जीत भी जाती है तो क्या कांग्रेस राजस्थान में अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? इसको लेकर अगर आप बात करें तो ये बहुत जल्दबाजी और बेईमानी होगी, क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस की राजस्थान में हालात बहुत खस्ता है और 4 दिसंबर को ही भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की यात्रा का राजस्थान में प्रवेश होने जा रहा है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों वेणुगोपाल ने आकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में सुलह करवाई है और उनका जो बयान था साझा वो जनता में एक कॉमन एक प्रकार से समझ से बिठाने वाला बयान दिलाया गया है, ताकि जनता में भ्रांतियां ना फैले। लेकिन लोगों के दिलो दिमाग पर दोस्तों जो छवि अंकित हो चुकी है इन दोनों की, कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों की, दोस्तों वो क्या मिट पाएगी? और चुनाव में क्या होगा, हमारी नज़रें लगातार इसको लेकर बनी हुई है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें तो गुजरात के चुनाव में के लिए भी प्रचार प्रसार कल थम चुका है। 1 दिसंबर को 89 सीटों के लिए मतदान होने वाला है और उसके बाद में 5 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। 8 दिसंबर को मतगणना होगी और साथ ही हमारे सरदार शहर विधानसभा के जो उपचुनाव हुए होंगे उनके भी रिजल्ट आने की जो तारीख है वो 8 दिसंबर है और हिमाचल प्रदेश के भी जो चुनाव हुए हैं उनका रिजल्ट भी 8 दिसंबर को ही आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन एक मैं बताता चलूँ आपको, सेंसेक्स ने आज भारतीय शेयर मार्केट का सबसे बड़ा अचीवमेंट आज दर्ज किया है। 63,000 का आंकड़ा आज पार किया है और बहुत से शेयर बाज़ारों में आज भारतीय शेयर बाज़ारों में तेज़ी देखी गई, जबकि दुनिया के शेयर मार्केट धराशायी हो रहे हैं। दोस्तों ऐसे में भारत की ये शेयर मार्केट की ग्रोथ को कहीं ना कहीं भारत सरकार की नीतियों को और भारत के जो विशाल बाजार है उसके अनुरूप देखा जा रहा है और दुनिया की तमाम कंपनियों का कहे, देशों का कहे, अब आकर्षण का केंद्र जो है वो भारतीय बाजार बनने जा रहे हैं। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी और खुशी की खबर भी है। और दोस्तों आज 30 नवंबर को लंदन में आज ही के दिन प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड बनी थी और 1872 को आज ही के दिन पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में खेला गया था। पहला आधिकारिक फुटबॉल मैच 1872 को आज के दिन खेला गया था। और दोस्तों मंडियों के भाव आज आपको नहीं बता रहे हैं और ग्वार के भाव में ज़रूर मैं बताऊं आपको। नोर में हल्की तेज़ी देखी गई है, 6022 के करीब नोर में आज ग्वार बिका है। और इसके अलावा मौसम का मिजाज 30 नवंबर को आज बताएं तो 24 से 26 डिग्री टेम्परेचर है। दोस्तों आज दिन भर रहा, 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली और बादल बिल्कुल नहीं थे। रात्रि को भी कमोबश इसी प्रकार का मौसम रहने वाला है। और कल 1 दिसंबर को मौसम कैसा रहेगा,
तो कल के लिए 24 से 26 डिग्री दिन में और 24 से करीब 26 डिग्री मैक्सिमम रहेगा। देर शाम को 24 से 23 डिग्री लगभग टेम्परेचर मैक्सिमम रहेगा। 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। बादल दिन में नहीं होंगे, लेकिन रात्रि को बादल जरूर कुछ हल्के होंगे और परिवर्तनशील मेघों का कल रात्रि से आना प्रारंभ होगा। और दोस्तों इसके बाद में कहीं ना कहीं पश्चिमी विक्षोभ के जो बदलाव हो रहा है उससे हल्की बूंदाबांदी या बरसात की संभावनाएं बन सकती है। अभी मौसम विभाग की इसको लेकर कोई भविष्यवाणियां नहीं है। तो कुल मिला के आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।